हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश गोरी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, संयोजन, है ना। देखो यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रतिरोध यहाँ पर होंगे। अब इन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, है, रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो कॉम्बिनेशन जो है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बेसिकली दो तरीक़ों से हो सकता है। जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? एक जो है सीरीज़ फॉर्म में और दूसरा आता है पैरेलल फॉर्म में। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब देखो, संयोजन श्रेणी क्रम में हो या संयोजन समांतर क्रम में हो, इन दोनों संयोजन से हमें कहीं न कहीं एक तुल्य प्रतिरोध देखने को मिलता है। तो ये तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगे कई प्रतिरोधों को हटाकर उसके स्थान पर केवल एक प्रतिरोध लगा दिया जाए। अब सपोज करो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस से अगर वो श्रेणी क्रम में है तो उन सब का रिजल्टेंट जो है उनको मिला के केवल एक रेजिस्टेंस अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और उसी परिपथ में धारा विभवांतर का मान में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। चाहे श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो रही हो या समांतर क्रम संयोजन की बात हो रही हो, है ना। सभी को हटाकर केवल एक रेजिस्टेंस को लगाया जाए, ठीक है। हम उसको डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले हम उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये ए और ये बी, ये ए और बी दो पॉइंट के बीच में हमने यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3। ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग मान के हैं। इसका मान R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। और हमको पता है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये हो सकता है वो 10 किलो ओम का हो, है ना, या ये 20 किलो ओम का हो। तीसरे जस्ट रफली आंकड़ा मैंने बताया है। ये अलग अलग कोई किसी भी मान के रेजिस्टेंस ये हो सकते हैं, लेकिन तीनों क्या है यहाँ पर डिफरेंट है ना। R1, R2, R3 तीनों क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इन इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सीरीज के साथ में कंबाइन करते हुए हमने इन दोनों पॉइंट को जो है बैटरी से कनेक्ट किया है। और ये जो बैटरी लगी हुई है इससे पोटेंशियल जो है विभवांतर V डेवलप होता है, जिसके कारण I धारा बहती है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का इस प्रकार से जोड़ा जाए कि इन प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो, मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से जोड़े कि इस बैटरी से निकलने वाली धारा जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में क्या हो, एक समान हो। मतलब कि ये जो आई है वो R1, जब R1 रेजिस्टेंस में जाएगी तब भी ये आई रहेगी, R2 में जाएगी तब भी ये आई रहेगी, और R3 में जाएगी तब भी क्या रहेगी, आई रहेगी। और यहाँ से वापस ये आई होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर चली जाएगी। तो इस प्रकार का जो सर्किट जो बना हुआ है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, दो या दो से प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो। लेकिन ध्यान रहे, धारा समान प्रवाहित हो रही है लेकिन विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा। ये R1 है तो इसमें V1 होगा, ये R2 है तो इसमें V2 क्रिएट होगा, और ये R3 में कितना आएगा, V3 आएगा। तो ये V1 कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये V1 इतना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ये V2 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है V3 आएगा। और तीनों को जब आप जोड़ोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, जहाँ से बैटरी से जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ से वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो V जो है, ये V जो पोटेंशियल जो बैटरी से मिला है वो कहाँ कहाँ बढ़ गया, R1 में, R2 में और R3 में। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर माना कि प्रतिरोधों R1, R2, R3 के श्रेणी क्रम संयोजन को V विभवांतर आरोपित करने के लिए बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। और जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। क्लियर, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है यहाँ तक।
तो आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पर ये ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस जोड़े, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में है, धारा जो है एक समान बह रही है, लेकिन विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा जो होती है वो प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान होती है, जबकि विभवांतर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग क्रिएट होते दिखाई देते हैं हमको। यहाँ पर यहाँ आप देख भी सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, परंतु उनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर? ठीक है। यदि R1 R2 R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अगर V1 V2 V3 है, ओके, तो ओम के नियम से क्या होगा, है ना, तो ओम के नियम से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये V1, ये R1 और ये धारा जो I यहाँ भी जाएगी, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1। उसी प्रकार V2 बराबर क्या होगा, IR2 और V3 कितना होगा, IR3। क्लियर? ये इस प्रकार से देखिए, V1 जो है IR1, V2 है IR2 और V3 क्या होगा, IR3। ये तीनों हमने ओम के नियम से लिखा, 1 2 3। अच्छा, बैटरी द्वारा आरोपित कुल विभवांतर कितना, V। ठीक है, तो V जो था कहाँ था, V1 R1 पे था, V2 R2 के लिए और V3 R3, तीनों को ऐड कर दो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब देखो मैंने कहा अभी आपको तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो मान लेते हैं यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना हमने माना, RS। हमने यहाँ पे S क्यों लिखा, क्योंकि S फॉर सीरीज है ना, श्रेणी क्रम के लिए हमने यहाँ पर S लिखा है, RS। तो RS जो होगा तीनों को जगह पर हमने सिर्फ एक ही लगा दिया, तो ये RS का मान ही तो हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये RS जो होगा वो भी बैटरी से कनेक्ट होगा V से। अब ये V इसको इतना कितना पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये करंट कितनी है, इसकी I है, तो यहाँ भी ओम का नियम अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक सर्किट बन गया। तो V इक्वल टू कितना हो गया, IRS, है ना, ये तुल्य परिपथ है अपना। ठीक है, तो V इक्वल टू IRS ओम के नियम से। इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 5 की वैल्यू जो है 4 में रखने पर 1 का है, देखो ये 1 2 3 और ये 5 की वैल्यू कहाँ रखनी है हमें, 4 के अंदर। तो देखो चलो रखते हैं अपन 1 बाई 1। तो ये हमने वैल्यू रखी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से I को हमने कॉमन ले लिया, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, तो I से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RS का मान कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीनों रेजिस्टेंस जो है, अगर सपोज करो एक 10 ओम का है, एक 15 ओम का है और एक 20 ओम का है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 15 प्लस 20, तो 20 और 10 कितना हुआ, है ना, 30 40 और 45, तो ये कुल कितना आ जाएगा 45। ये जस्ट रफली आंकड़ा मैंने आपको बताया, है ना, मतलब ये समझ लीजिए आप कि R1 R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तुल्य रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि मान लीजिए चलो कि R1 जो है 1 ओम का है, R2 2 ओम का है और 3 ओम का है, तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 और 2 कितना 5, तो 6 ओम। ये कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब ये लिखा हुआ है तुल्य प्रतिरोध जो है, मतलब 6 ओम जो है वो संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा है कि नहीं है। 6 1 से भी बड़ा है, 6 2 से भी बड़ा था और 6 3 से भी बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब कुल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा आती है। ठीक है, और यदि n प्रतिरोध जोड़े गए होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस एन सोन Rn, तो RS की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एन सोन Rn, क्योंकि यहाँ पर n रेजिस्टेंस है, हो सकता है 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी, हमने यहाँ पर n ले लिया यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तीनों रेजिस्टेंस जो है, या 3 हो या 4 5 जितने भी हो, है ना, 2 या 2 से अधिक जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, उन सभी को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सब में धारा क्या होती है, एक समान प्रवाहित हो, है ना, करंट जो होती है वो एक समान फ्लो होनी चाहिए, और वोल्टेज जो होता है सब पे अलग अलग क्रिएट हो हर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ऐसा संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब आपको तीनों को सिंपल जोड़ना है खाली। यहाँ पर माना कि जैसे मैंने आपको बताया 1 ओम 2 ओम 3 ओम का, तीनों को सिंपल जोड़ दीजिए, तो वहाँ से RS की वैल्यू सिंपल आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर? तो अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, वो है समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है ये। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन जो है बेसिकली वो देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर है ना, पोटेंशियल एक समान हो जाए, तो ऐसे क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखिए इस प्रकार से देखो, अब हमने तीनों रेजिस्टेंस जो है, देखो अब ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर कलरफुल बनाया, यहाँ पर ग्रीन कलर, ये पर्पल कलर है, ठीक है, और ये ब्लू कलर स्काई ब्लू। तो R1 R2 R3 तीनों जो है अलग अलग ओम, अलग अलग जो है ओम के रेजिस्टेंस हमने लिए हैं यहाँ पर। ये R1 है, ये R2 R3, तीनों की
की जो वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, इन तीनों को हमने किस में जोड़ा, तो हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। किस प्रकार से कि इनके तीनों सिरों को एक साथ एक बिंदु से और इनके तीनों सिरों को उसको भी एक बिंदु से जोड़ दिया हमने। अब जैसे यहाँ से अपने बैटरी से इसको हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो करंट निकलेगी आई, वो आई कहाँ कहाँ जाएगी, अब यहाँ पे आने के बाद में इसके पास में 3 रास्ते हो गए। कौन कौन से, एक तो ए से ऊपर जाए, एक यहाँ जाए और एक नीचे जाए। तो यहाँ कितनी जाएगी I1, मतलब इस शाखा में बहेगी I1 R1 के लिए, R2 के लिए कितनी जाएगी I2, और इसमें कितनी जाएगी I3, और तीनों जाने के बाद में वापस यहाँ जब मिल जाएगी तो मिलने के बाद जब वापस से बनेगी तो वो अपने आप कितनी बन जाएगी, I बन जाएगी। इसका मतलब धाराएं यहाँ पर क्या है, धाराओं का यहाँ पर जो हो गया डिवाइडेशन हो गया, I1 I2 और I3, मतलब ये जंक्शन बिंदु बोलते हैं इसको, जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं बनती है उसको बोलते हैं जंक्शन बिंदु, ठीक है। ये वैसे भी किरचॉफ का लो जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तब आप उसको अच्छे से समझोगे संधि बिंदु क्या होता है। तो यहाँ पर आने के बाद में धाराओं का क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइडेशन देखने को हमें मिल गया। लेकिन पोटेंशियल जो था V, देखो V जितना V इसके लिए होगा, देखो यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, मतलब कि ये एक तार है, इस तार में ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो है इस रेजिस्टेंस के लिए कितना, तो V आएगा। अच्छा ये भी तो वही का वही तो है, यहाँ पर ये यहाँ से लेके देखो यहाँ से यहाँ तक R2, तो ये R2 के लिए भी कितना होगा, वो भी V होगा। और जो R1 जो है ना, वो भी देखो इस प्रकार से यही इसी दो बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी कितना आएगा, V आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि इन तीनों के अंदर जो पोटेंशियल जो था विभवांतर, देखो यहाँ पर लिखा विभवांतर जो है, ये विभवांतर एक समान होता है। देखो V ये रहा, V यहाँ से आ रहा है। धाराएं क्या होती है, अलग अलग I1 I2 I3 है ना, आ रही है आई, लेकिन यहाँ आने के बाद में बढ़ गई, तो उसका मतलब कुल धारा आई का मान कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा कुल धारा क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। विभवांतर इसका V है। तो देखो अब ये देखो ये शाखा जो देखो हमने यहाँ से क्या करा, हमने इसको ऐसे काट के बाहर निकाल दिया है ना, बाहर निकाला। तो देखिए यहाँ से ये I1 है, ये V है, ये R1 है ना। तो मतलब कि ये रेजिस्टेंस R1 है ना, इस पर वोल्टेज V आ रहा है, धारा I1 आ रही है। तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होगा, I1 R1। तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, V अपॉन R1। तो ये इक्वेशन नंबर हमने कौन सी बना दी, 2 बना दी, क्योंकि इसका यूज हमें यहाँ पे करना 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, यहाँ पर 2 बन गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो यहाँ से अलग R2 के लिए हमने रेजिस्टेंस को हमने अलग से निकाला, तो ये I2 R2V, तो ये V इक्वल टू कितना आएगा, I2 R2 ओम के नियम से, I2 इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3 बना दी। उसी प्रकार R3 के लिए क्या, इस ब्रांच के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर V इक्वल टू I3 R3 है ना, ओम के नियम से जो है, तो I3 इक्वल टू V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 4 बन गई है, क्लियर। तो ये सभी की जो वैल्यू है ना, जो हमने इक्वेशन निकाली है ना, उनकी वैल्यू को हमें आगे पुट करना है। लेकिन इसके पहले जो है हम ये भी देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है ना, जैसे हम तीनों को जब जैसे R1 R2 R3 तीनों जब समांतर क्रम में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो मान लीजिए वो कितना है, RP। तो ये RP जो है वो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको भी हम एक सर्किट बना के हमने बताया है कि माना कि तुल्य रेजिस्टेंस को हमने देखो रेड कलर से मैंने आपको रेजिस्टेंस को दिखाया यहाँ पर RP, ठीक है। वही पोटेंशियल यहाँ से V सारा बैटरी साइड कनेक्ट और धारा आ रही है। अब ये RP कैसा है पता है आपको, ये RP इस प्रकार से, ये देखो ये तीनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर है ना, R1 R2 R3, इन तीनों का देखो, तीनों को जोड़ कुछ ना कुछ तो तीनों को जोड़ने पर एक मिलेगा है ना। वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से देखे थे, समांतर क्रम संयोजन से देखे थे ना, वो कितना होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो आप मान लीजिए कि तीनों को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू तो आएगी, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो मतलब वो भी देखो रेजिस्टेंस ही होगा। तो उसी रेजिस्टेंस को हमने वो अलग सर्किट में दर्शाया है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दर्शाया रेजिस्टेंस को, हमने तीनों का एक कर दिया यहाँ पर है ना। इसको बोलते हैं तुल्य रेजिस्टेंस RP, ठीक है। P फॉर पैरेलल, समांतर, इसलिए हमने P लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ भी ओम के नियम से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IRP है ना, IRP इस प्रकार V इक्वल टू IRP, ठीक है। तो यहाँ से I इक्वल टू V अपॉन RP, इक्वेशन नंबर 6 बना दी। तो हमने अब हम क्या करेंगे, इसके जो पहले हमने जो इक्वेशन जो देखी हमने है ना, इक्वेशन नंबर 2 3 4 है ना, और ये 6, इनकी वैल्यू कहाँ रखने पर, 2 3 4 6 की वैल्यू एक में रखने पर है ना। एक कौन सी थी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 वाली इक्वेशन, क्लियर। तो इस वैल्यू में जब रखोगे अब इस प्रकार से, ये तो यहाँ से V कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V से V कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 1 अपॉन RP कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो फॉर्मूला जो है वो समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है ये, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, n, तो उसका मतलब संख्या और आगे बढ़ जाएगी, प्लस n सोन 1 अपॉन RN, तो ये n रेजिस्टेंस के लिए आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम प्राप्त होता है। देखो बड़ी खास बात है यहाँ पर, मतलब समांतर क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध अब आप RP निकालोगे ना, उस RP का मान वो जितने रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे उनसे भी कम होगा है ना। उसका रफली आंकड़ा जो है अभी आपको यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। देखो R1 R2 दो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर RP है तो बताओ 1 अपॉन RP कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तीसरा तो है ही नहीं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, उसको सॉल्व करो, तो ये R2 इधर गया
है ना, इसका वज्र गुणा करेंगे अपन, R2 इधर और R1 इधर जाएगा ये, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इनको हमने सिंपल जोड़ा ही है, ठीक है। उसके बाद में इसको जस्ट देखो, ये तो 1/RP की वैल्यू, आपको तो RP चाहिए तो उसको उलट दो उसको, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये RP का मान इस प्रकार से आ गया। अब आपको ये RP भले दिख रहा है कि R1 + R2, तो ये जो RP जो है ना उसकी वैल्यू जो है वो R1 R2 से भी कम है। कैसे कम है, तो यहाँ पे आ जाओ, मान लो R1 R2 जो है वो R के बराबर ही है ना, दोनों का सेम रेजिस्टेंस R है, तो अब ये R है तो देखो R1 की जगह भी R लिख दो, R2 में भी R लिख दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, R + R, तो R कितना हुआ, R² हो गया, ये गुणे में और ये जोड़ में, तो 2 आता, R सर्कल का कितना R/2 आएगा नहीं। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि RP का मान R/2 आ गया, इसका मतलब कि ये R1 जो R था, R2 जो कि R था, दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो ये जस्ट R/2 हुआ, तो इसका मतलब R की वैल्यू जो है R/2 से क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब R/2 क्या है, वो तो आधा है ना, तो ये तो पूरा है और ये आधा हो गया। तो आप समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से यहाँ पर कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम प्राप्त होता है, तो ये कमी तो है यहाँ पर, ये आधा है और ये पूरा आ गया R, ये क्लियर। अच्छा, श्रेणी क्रम में क्या होता है ऐसा कैसा फैसला, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2, तो ये R1 की जगह भी R और ये भी R कितना हुआ 2R, तो ये जस्ट इसका दुगुना हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, हमने आपको बताया था, है ना, जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है, देखो ये ज़्यादा आ गया इस प्रकार से, ये क्लियर। अच्छा, खास बात देख लीजिए आप, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तथा एक प्रतिरोध को खुला रख दिया जाए तो संपूर्ण परिपथ में धारा का मान क्या होता है, 0 हो जाता है और परिपथ काम करना बंद कर देगा। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। देखो श्रेणी क्रम का मैंने डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ये पोटेंशियल V है, यहाँ से करंट I निकलेगी, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर जाने का ये तो मिल तो रहा ही नहीं यहाँ पर, ये यानी यहाँ पर ब्रेक हो गया, ये ओपन हो गया, ये तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी यहाँ पर, है ना, और इस केस में परिपथ काम करना बंद कर देगा। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होगा, अगर एक खुला भी हो गया तो भी एक दो जो संयोजन इस प्रकार से होंगे कि वो बंद परिपथ में ही होंगे, क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारे चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम पर आपको और भी अच्छे वीडियो जो है हम इसमें अपलोड करेंगे और आपको अच्छे से इसका मार्गदर्शन कराएंगे। धन्यवाद।